तो इन्होंने भी यही कहा है। जो बेलारूस के सदर हैं उन्होंने कह दिया कि कश्मीर पे नहीं बोलना। यूरोप ने भी अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो मुल्क हैं इस वक्त यूरोप के, उनको अमेरिका ने धक्का दिया। कुछ उनकी लीडरशिप की गलती है। मतलब मैं इंडिया वाज अ थर्ड पार्टी, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया था। अभी इंडिया को भी बोलेगा तुम ना किसी थर्ड पार्टी से मेरे को भेज दो, मुझे तो चाहिए। तो ये सारे जितने सारे नाटक करते हैं ना ये लोग, इनकी खुद की औकात नहीं है। आज अमेरिकन कंपनीज टोल्ड द अमेरिकन गवर्नमेंट कि भाई ये सैंक्शन हटाओ। भारत की रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाकर यूरोप सोच रहा था कि वो भारत को झुका देगा, लेकिन हुआ उल्टा। 12 घंटे के भीतर ही यूरोप ने खुद बयान जारी कर सफाई दी कि भारत को टारगेट नहीं किया गया। मतलब ये तो एक शॉकिंग पोजीशन में होंगे कि ये क्या हो क्या रहा है इनके मुल्क के अंदर। और उसके बाद फिर मुझसे ये कह रहे हैं कि कश्मीर के ऊपर बोलूं मैं क्यों बोलूं? नहीं तो हमारी नुकसान हो रही है। आपने कभी देखा है कि कोई कंट्री जिसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगाया है? Crush your economy if US Senator Lindsey Graham warns India, China and Russian oil। ये तो मुझे बड़ी एम्प्टी बातें लग रही हैं। बिल्कुल इस वक्त यूरोप की जो वहाँ पर जो रिफ्यूजी क्राइसिस, तो वो कोई निकल गया, सरकोजी निकल गए जनाब एक मेडल लेके, तो उधर से वो दुनिया में अपोजिशन कोई है नहीं, अवाम लेटी हुई है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हाथ बन के शराफिया के सामने खड़ी हैं। दुनिया के जिस मुल्क में भी हम चले जाएं मुलाजमत कर रहे हैं आजकल शराफिया की। 100 मिलियन पूरा अमेरिका, यानी कि यार एक पूरा अमेरिका बन रहा है, एक पूरा के पूरा अमेरिका बन रहा है। तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि उनकी जो परचेजिंग पैरिटरी के अंदर और इंडिया की जो ओवरऑल इंपोर्ट डिमांड है वो भी फोरकास्ट बढ़ रही है। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होने जा रही है या हो गई है वो, लेकिन वो यूरोफाइटर वाले आ जाएंगे कि कुछ तो दे दो बाबा, आज भी ऐसा कर लेगा, कुछ तो दे दो बाबा, ऐसा करेगा। बट उसके बाद दिखाना है कि देखो वी आर फर्स्ट वर्ल्ड, तो हम सैंक्शंस कभी भी लगा सकते हैं। Now what is going to happen is that अगर ये सैंक्शन लगाए ना, see as it is, अगर आप इंडिया के मार्केट देखो, there is a huge demand of petrol in India, या crude oil in India is not going down anytime. Because European Union is all set for a free trade agreement with India. So you have put that sanction on an Indian company, फिर उसके बाद आप ट्रेड डील करने आओगे तो क्या बोलोगे? इंडिया छोड़ देगा कि क्योंकि तुमने मेरे ऊपर सैंक्शन लगाया, so I will invest more। इनके हाथ में कुछ है नहीं, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों। अब पिछले दिनों हम सबको पता है कि यूरोप ने इंडिया पर सैंक्शंस लगाए थे और गुजरात के अंदर जो एक रिफाइनरी है उसको लेकर यहाँ पर सबसे ज़्यादा बातचीत थी। अब उसमें मैटर ये थी कि उस रिफाइनरी को खास करके बैन इसीलिए किया गया था कि वो अपनी ज़्यादातर प्रोडक्ट जो है वो यूक्रेन को बेचता है। अब देखने वाली बात यह है कि हम रशिया से परचेज़ करते हैं, हम यहाँ पर उस ऑयल को उसकी कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं और वही प्रोडक्ट्स जो है वो यूक्रेन को बेचते हैं। अब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है। अब मतलब कि यूक्रेन को फंडिंग कौन कर रहा है? तो अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, वो सारे फंडिंग कर रहे हैं। रशिया को फंडिंग कौन कर रहा है? तो कभी रशिया को डायरेक्टली फंडिंग कोई नहीं कर रहा, लेकिन रशिया को जिस तरीके से इंडिया परचेस कर रहा है ऑयल वहाँ से, तो इनडायरेक्टली इंडिया ही फंडिंग कर रहा है रशिया को भी। तो सारी चीज़ें घुमाकर वहीं आ रही है कि अगर इंडिया यहाँ पर रशिया से ऑयल परचेस करना बंद कर दे तो हो सकता है कि रशिया वीक हो जाए या फिर उस टाइप की चीज़ें, लेकिन वो चीज़ अभी हो नहीं पा रही है। और यूरोप ने जिस तरीके से सैंक्शंस लगाए थे इंडिया पर वो अब चल नहीं पा रहे क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, तो बैकफायर कर रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। यार आप अमेरिका को रोज एक नया झटका बोलते ना, भारत के अंदर जो चल रहा है उससे हमारी जो अर्बन नक्सल है वो बोलते हैं रोज एक नया घाव। आजकल ट्रंप भी बोलना शुरू हो जाएंगे रोज एक नया झटका। रशियन ऑयल एक ऐसी चीज है विच इज बिकम छुआछूत इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, परसेप्शनली यूज सब करते हैं। आई थिंक अमेरिका भी इंपोर्ट कर रहा होगा, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन रशियन ऑयल के ऊपर हमको बोला जा रहा है कि भैया आप मत यूज करो, मत यूज करो, मत करो, मत करो, मत करो। और हमारे ऐसे लोग हैं कि हम 70, 80, 90 पता नहीं 1.5 लाख करोड़ रुपए की डील करके आ जाते हैं। $13 बिलियन की एक लॉन्ग टर्म डील आपने कर रखी है। आप जाके उनके ऑयल फील्ड खरीदने की बात कर रहे हो। रोजनेफ्ट में चक्कर हुआ तो आपने एक अपने बंदे को लगा दिया, भैया वो भी खरीद ले, नो प्रॉब्लम। और वही रोजनेफ्ट जाके एक और डील चेप देता है जाके। ये हो क्या रहा है भाई? व्हाट आर यू ट्राइंग? भारत की रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाकर यूरोप सोच रहा था कि वो भारत को झुका देगा, लेकिन हुआ उल्टा।
12 घंटे के भीतर ही यूरोप ने खुद बयान जारी कर सफाई दी कि भारत को टारगेट नहीं किया गया। सवाल यह है कि भारत ने ऐसा क्या किया कि यूरोपीय यूनियन को पीछे हटना पड़ा। चलिए जानते हैं आज की पूरी खबर इस पावरफुल वीडियो में। दरअसल यूरोपीय यूनियन ने रूस पर लगाए अपने 18वें प्रतिबंध पैकेज में भारत की नायरा एनर्जी लिमिटेड, जो देश की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है, उसको भी घसीट लिया। सीधे तौर पर नहीं, लेकिन यह संदेश साफ था कि भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो रूस से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दे। लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। विदेश मंत्रालय ने ईयू को करारा जवाब दिया कि हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा किसी के दबाव में तय नहीं करेंगे। ना नाटो अदालत है, ना ईयू नैतिक गुरु। पहले अमेरिका ने कहा था कि भारत और चीन अगर रूस से तेल खरीदते हैं तो 500% टैरिफ लगा देंगे। भारत ने WTO का रुख किया और अमेरिका खामोश हो गया। इसके बाद नाटो प्रमुख ने धमकी दी कि रूस से व्यापार करने वाले देशों पर 100% प्रतिबंध लगाए जाएंगे। लेकिन भारत ने एक लाइन में कह दिया कि हम निर्णय नाटो की बंदूक के डर से नहीं, अपनी जरूरतों से करते हैं। ईयू को जब भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया मिली तो वो वहां मिर्ची लगी, इसलिए उन्होंने सफाई दी कि ये प्रतिबंध भारत पर नहीं, रूस पर है। भारत से सप्लाई या इंपोर्ट को रोकने का हमारा कोई इरादा नहीं है। मतलब साफ था कि यूरोप डर गया कि कहीं भारत कोई जवाबी कदम न उठा ले, और इसका स्क्रीनशॉट आपके सामने रखा हुआ है। चलिए अब जानते हैं यूरोप क्यों सफाई देने लगा। दरअसल यूरोपीय कंपनियां भारत की आईटी कंपनियों पर निर्भर है। भारत यूरोप को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं, मेडिकल डिवाइसेस भेजता है। बांग्लादेश की इंडस्ट्री चरमराई है, चीन पर भरोसा नहीं है, और ऐसे में भारत यूरोप का सबसे बड़ा विकल्प है। राफेल जैसे प्रोजेक्ट से यूरोप की डिफेंस इंडस्ट्री भारत पर निर्भर है। भारत यूरोप ट्रेड $124 बिलियन के पार है और इसीलिए इतना कोई खोना नहीं चाहता। The interesting thing is that आज या कल ही शायद कैबिनेट कमेटी जो है ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का ही होगा, मोदी गवर्नमेंट का जो कैबिनेट अप्रूव्ड द यूके एंड इंडिया ट्रेड डील। और सरप्राइजिंग थिंग ये है कि इंडिया जितने बड़े पैमाने में रशियन ऑयल रिफाइन करता है, खास करके नायरा एनर्जी का, वो अल्टीमेटली जाता यूरोप में ही था। लेकिन यूरोप एक ऐसा एक ऐसा नमूना है कि वो रशिया से तेल तो हर तरह से खरीदता है। रशिया के ऊपर देयर आर 18 राउंड्स ऑफ सैंक्शंस दे हैव पुट ऑन रशिया। 21,000 18 राउंड्स ऑफ 81 rounds consisting of 21,000 sanctions। अच्छा, 21,000 सैंक्शंस। तो ये इन लोगों ने करके रखा। फिर वो थर्ड पार्टी से वो रशियन ऑयल खरीदता था। मतलब पहले क्या था कि अगर वो रशियन ऑयल is getting refined in India, तो उसको फिर it was no more defined as Russian oil, it was defined as Indian oil. Now suddenly they have imposed sanctions on that. तो sanctions लगाने से बहुत सारे challenges आ जाते हैं। नायरा as it is, as purely as per media reports, कुछ हफ्ते पहले ये आया था कि नायरा might sell off that refinery to somebody, क्योंकि उनके खुद के कुछ challenges हो रहे हैं। But अभी जो रिसेंट रिपोर्ट्स है, जिसके जिक्र भी आप कर रहे थे, कि दे हैव प्लेज्ड कि 70,000 करोड़ दे विल इन्वेस्ट। तो ये ना अब एक वो डिफाइंस वाला केस हो रहा है कि क्योंकि तुमने मेरे ऊपर सैंक्शन लगाया, सो आई विल इन्वेस्ट मोर। और नायरा इज ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रिफाइन करके एक्सपोर्ट करता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन नायरा, जो ओरिजिनली एसआर का था, दे हैव मोर देन 6,500 पेट्रोल पंप्स इन द कंट्री। सारी वो चीज है। सेकंड चीज है, आफ्टर यू हैव पुट दैट सैंक्शन ऑन एन इंडियन कंपनी, फिर उसके बाद आप ट्रेड डील करने आओगे तो क्या बोलोगे? तो इंडिया छोड़ देगा। सो इंडिया, आज के इंडिया जो है ना, इनके अपने चैलेंजेस है। कोई नहीं, मैं कभी नहीं कहूंगा कि इंडिया के खुद के चैलेंजेस नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस। बट आज का इंडिया जो है, दैट इज नॉट एन इंडिया ऑफ 1990, जब वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था। लेकिन यूरोप में जो परसेप्शन ऑफ इंडिया है, आज भी वो 1990 वाला परसेप्शन ही है कि मैं इनके साथ कुछ भी कर सकता हूं। हालांकि बीच बीच में दे बिकम डेस्परेट। अब कोई मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर निकलेगा, तुम देखना वो अपना पूंछ हिलाते हिलाते, दांत दिखाते दिखाते दौड़ दौड़ के आएगा, कुछ तो दे दो बाबा। ये भी करेगा। इनको पता है यूरो फाइटर कभी इंडिया लेगा नहीं, क्योंकि यूरो फाइटर के अपने चैलेंजेस क्या होता है, क्योंकि 4 अलग अलग देशों में बनता है,
So you have to keep good relation with 4 different countries to have one Eurofighter. लेकिन वो यूरोफाइटर वाले आ जाएंगे कि कुछ तो दे दो बाबा, हाथ भी ऐसा कर लेगा, कुछ तो दे दो बाबा, ऐसा करेगा। बट उसके बाद दिखाना है कि देखो वी आर फर्स्ट वर्ल्ड, तो हम सैंक्शंस कभी भी लगा सकते हैं। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट अगर ये सैंक्शन लगाए ना, सी एज इट इज, अगर आप इंडिया के मार्केट देखो, देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ पेट्रोल इन इंडिया या क्रूड ऑयल इन इंडिया इज नॉट गोइंग डाउन एनी टाइम। इट शोज दैट इंडिया इज कंफर्टेबल विद द एक्जिस्टिंग ट्रेड डील्स। इंडिया इज नॉट एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, एज इट इज वेस्ट का मार्केट में बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। सो वी आर नॉट डेस्परेट फॉर अ ट्रेड डील, वी आर नॉट डेस्परेट फॉर अ ट्रेड डील। तुम सैंक्शंस लगाना है लगाओ, हमारे इंटरनल मार्केट में इतनी डिमांड है, वैसे ही वो तेल बिक जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि नयारा का रिफाइनरी से क्रूड ऑयल रिफाइन होकर वहीं पे पड़ा रहेगा, खरीदने वाला कोई है नहीं। तो अमेरिका का भी प्रेशर है कि अब ये हो तो नहीं सकता कि अमेरिका के प्रेशर के बगैर ये सारे मुल्क काम करें, बिकॉज इनको पता है कि अमेरिकन मार्केट कैन गेट क्लोज फॉर अस। सो 2030 तक इंडिया की जो मिडिल क्लास है वो कह रहे हैं कि 60 मिलियन पीपल होंगे, और अब वो जो 2050 तक दैट विल बी अबाउट $250 बिलियन। सो 60 मिलियन टू $250 बिलियन। मेरी वैसे असेसमेंट में ये जो उनकी मिडिल क्लास है, 60 मिलियन से ज़्यादा है, बट आई सॉ सम स्टैटिस्टिक्स वहाँ से बता रहा हूँ। सो मेरा ख्याल है कि इंडिया डज हैव $250 बिलियन ऑलरेडी। उनकी देखिए, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अच्छी भली मिडिल क्लास मौजूद है, ठीक है। इंडिया के अंदर भी बहुत बड़ी मिडिल क्लास मौजूद है, इतना बड़ा 1.4 बिलियन का मुल्क है। तो ये जो अपर मिडिल क्लास आप देखें ना, ये जो फिनोमिनन है, इंडिया को ये एडवांटेज है कि भाई अगर उनके यहाँ कुछ 400 मिलियन बंदा ऐसा है जो कि अच्छा कमा सकता है अगले कुछ सालों में, 500 मिलियन बंदा ऐसा है, 400 मिलियन ही कर लें आप, फॉर एग्जाम्पल, लंबा ना जाए, 400 मिलियन पूरा अमेरिका, यानी कि यार एक पूरा अमेरिका बन रहा है, एक पूरा अमेरिका बन रहा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी जो परचेजिंग पैरिटरी के अंदर और इंडिया की जो ओवरऑल इंपोर्ट डिमांड है वो भी फोरकास्ट बढ़ रही है। 1.4 बिलियन की जो पॉपुलेशन है, आप देख लें उनको आइंदा कहाँ से कितना फंड आएगा, क्या आएगा, फिर रिसोर्सेज बनेंगे। तो इंडियन जो लीडरशिप है वो दे आर इनटू द गेम, वो गेम में आ गए हैं कि हमें ये चीज़ करनी है।